तो दोस्तों आपका स्वागत है मॉडर्न कैरियर लॉन्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है ये। इसमें हम लोग जानेंगे बेसिकली कि संसाधन आखिर क्या है और संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आजकल हम लोग जानेंगे कि संसाधन आखिर हम लोग किस रूप में इसका उपयोग करते हैं। पहले जानता है कि संसाधन किसको बोले। उपयोग में आने वाली जो सभी वस्तुएं हैं, हम जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ये सभी हमारे संसाधन के रूप में माने जाते हैं। इसके अंतर्गत है भौतिक एवं जैविक, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। भौतिक के अंतर्गत हम लोग मानते हैं भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सब जितने भी ऐसा भौतिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जैविक पदार्थ के अंतर्गत वनस्पति, वन्यजीव, जलीय जीव इत्यादि ये सब जैविक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिसके अंदर जीव की उपस्थिति होती हो, यानी वो सजीव के रूप में माना जाता है, तो उसको हम लोग जैविक पदार्थ के रूप में मानते हैं। अब ये सबका उपयोग कैसे करेंगे? तो ये सबका उपयोग तकनीक के सहारे ही, यानी कि हमारे पास यदि टेक्नोलॉजी है तब हम दोनों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं है टेक्नोलॉजी तो हम नहीं कर पाएंगे। कहने का कि इसका पहले अपना दैनिक जीवन उपयोगी बनाना हो तब हमारे पास तकनीक का उपयोग आवश्यक है। इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जिम्मरमैन। इनका कहना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। बहुत ही छोटा डेफिनेशन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बोले जाते हैं उनके द्वारा। मान लो यहाँ पर बहुत सारे संसाधन हैं लेकिन इसका उपयोगिता ही नहीं है, तो उसकी मात्रा शून्य मानी जाती है। जापान का एक उदाहरण बताते हैं, वहां सिर्फ एक संसाधन है, मानव संसाधन। खनिज संसाधन वहां जीरो है, फिर वो विकसित देश के रूप में माना जाता है। कारण मानव संसाधन को एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी का सुविधा दी गई, तो कहीं इस कारण से क्या संसाधन को बना दिया गया। और जो संसाधन नहीं भी है वो किसी दूसरे देश से खरीद कर अपने देश में यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारे देश के लिए एक उदाहरण लिया जाए, हमारे देश में बहुत सारे संसाधन है लेकिन एक की वजह से हम लोग पिछड़े रूप में माने जाते हैं। टेक्नोलॉजी और अच्छी पॉलिसी न होने की वजह से हम लोग उतना विकसित नहीं कर पाए जितना जापान कर लिया था। फिर आगे है संसाधन किसी भी देश को आर्थिक एवं सामाजिक का मेरुदंड यानी बैकबोन है। कहने का मतलब कि हमारे पास यदि संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, तो हमारा सामाजिक उत्थान के साथ साथ आर्थिक उत्थान भी होते हैं। उदाहरण यदि लिया जाए, अभी बताए थे जापान का, तो हम मानव संसाधन बहुत ज्यादा है, एजुकेशन बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन खनिज संसाधन वहां नहीं है। फिर वो विकसित देश के रूप में माना जाता है। कारण उनके पास आर्थिक डेवलप तब किया गया जब मानव को पूरा सुविधा दी गई है, मानव को एजुकेट किया गया, टेक्नोलॉजी को नॉलेज दिया गया वहां पर। इस कारण से वहां पर कहने को मेरुदंड के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन के रूप में पहले देखते हैं। इसका वर्गीकरण किया गया संसाधन का। इसको दो रूप में पहले बांटा गया, एक प्राकृतिक के रूप में, एक मानवीय के रूप में। तो मानवीय में दो टाइप हो जाते हैं, संस्थाएं एवं संरचनाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। लेकिन प्राकृतिक के अंतर्गत देखें तो इसके भी सब सेक्शन किए गए हैं। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय के अंतर्गत एक है सतत यानी कि कंटिन्यूटी, सस्टेनेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, कि जो कंटिन्यू हम लोग उसको प्राप्त कर सके। और दूसरा है जैव, यानी कि इसलिए प्राकृतिक भी हो सकते हैं और वन्यजीव भी आते हैं। वही अनवीकरणीय में एक है पुनः चक्रीय, यानी जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, रिसाइकिल किया जा सके। और एक है जिसका नॉन साइकिल, जिसका हम लोग अचक्रीय, जिसको हम लोग रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। आगे इसका वर्गीकरण के रूप में देखें
संसाधन का देखा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटते हैं। पहला है जैव संसाधन, इसके अंदर मानते हैं वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति में जैव मंडल का सहयोग लिया गया हो और उसमें सजीवों की सभी लक्षण पाए जाते हो। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसका, मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य यानी मछली इत्यादि, ये सब जैव मंडल के अंतर्गत आते भी हैं। इसको हम लोग जैव संसाधन यानी कि बायो रिसोर्स माने जाते हैं इसको। अगला है अजैव संसाधन। इसमें बोला कि जो निर्जीव समूहों का, जो निर्जीव वस्तुओं का जो ग्रुप होता हो, तो उसको हम लोग अजैव संसाधन रूप में कहते हैं। जैसे धातु, चट्टान, खनिज इत्यादि ये सब पाए जाते हैं इसमें। अगला फिर है उपयोगिता के आधार पर। हम लोग इसको उपयोगिता के आधार पर भी दो भाग में बांटे हैं। एक है नवीकरणीय, यानी कि इसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल, यानी कि इसके अंतर्गत आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत, वन, ये सब आप लोग दैनिक जीवन में देखते भी होंगे। तो कहीं ना कहीं इसका हर एक दिन इसका उपयोग करते हैं, हर एक समय इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय में इसका उपयोग बहुत ही मुश्किल होता है। एक तो बहुत सालों बाद ये बनते हैं और फिर इसका जब उपयोग जब हो जाती है फिर इसको दोबारा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसको हम लोग एक जीवाश्म ईंधन का एक उपयोग मानते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग ले सकते हैं, कोयला का ले सकते हैं, बहुत सारे जो हमारे अनवीकरणीय संसाधन के रूप में माने जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला है स्वामित्व के आधार पर देश में। इससे पहला है व्यक्तिगत संसाधन जो हमारा अपना हो, पर्सनल हो। तो वो जैसे अपना है क्या, हमारा अपना जमीन, अपना बिल्डिंग, अपना बगीचा, ये सब हमारे व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। फिर वही अगला है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन मतलब जो समाज में हो, किसी पर्सनल किसी का नाम, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, यातायात, परिवहन, ये सब, तालाब वगैरह जितने भी आते हैं सब कम्युनिटी के अंतर्गत में आते हैं, यानी वो समाज के अंतर्गत में आता है, जिसका हम लोग बोलते हैं सामुदायिक संसाधन के रूप में। फिर अगला है राष्ट्रीय। किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत वो देश के संसाधन माने जाते हैं। लेकिन जलीय क्षेत्र में लगभग 12 नॉटिकल मील एक मेजरमेंट है समुद्री मील का। 12 नॉटिकल मील यानी कि तटीय क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माने जाते हैं। वही अंतरराष्ट्रीय संसाधन में यानी कि देश के भौगोलिक क्षेत्र के बाहर यानी समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत में लगभग 200 किलोमीटर के अंतर्गत, लगभग 200 किलोमीटर के अंतर्गत वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। आखिर अंतरराष्ट्रीय संसाधन जगत क्या है? तो बहुत सारे आप कभी न्यूज चैनल सुने होंगे कि हमारा जल सेना ने यहाँ पर कुछ रिसर्च कर गए, क्या कुछ सैन्य अभ्यास में गए, तो वो सब एक मिलिट्री एक्सरसाइज जब होती है ना, तो एक अंतरराष्ट्रीय के अंतर्गत में आती है। ऐसे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है संचालन के लिए। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम सुने होंगे, तो उसका अंतर्गत ये होता है कुछ व्यापारिक संसाधन के रूप में। जो व्यापार हम लोग एक देश से दूसरे देश में लेते हैं, कुछ समुद्र के अंदर में जाकर हम लोग उसका अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो सब अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में माने जाते हैं। फिर अगला है विकास के स्तर पर संसाधन को 4 टाइप में बांटा गया: संभावित, विकसित, भंडार, संचित कोष। ये सभी इसमें देखते हैं। अभी संभावित का ही अर्थ बताना कि कहने से जो संभावना व्यक्त किए जाते हैं, यानी कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में संसाधन है, यानी वहां पर इसका उपयोगिता किए जाने की संभावना है, लेकिन एक कमी की वजह से लोग इसका उपयोग नहीं किए जा रहे हैं। इसका काम है, इसके मुख्य उपयोग नहीं हो पाने का टेक्नोलॉजी की नहीं हो पाना। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि हिमालय के अंदर में
बहुत सारे खनिज पदार्थ है, यदि हम उसको उत्खनन करके अपना प्रयोग में लाए तो बहुत सारे हमारी आर्थिक दृष्टि के विकास हो सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह दूसरा आर्थिक लागत ज्यादा होने की वजह से हम इसका उत्खनन नहीं करा पाए। दूसरा कारण ये है कि हिमालय यदि हम उत्खनन करेंगे तो हमारा पर्यावरण की नुकसान होगी, हमारा जीव जंतु नुकसान होंगे, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का भी नुकसान के हित में रखते इसका उत्खनन नहीं करवा पाया। ठीक है, गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की विशाल संभावनाएं व्यक्त की जाती है, लेकिन इधर कुछ सालों से इसका उपयोगिता पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन ये भविष्य में और भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे सरकार के एक टारगेट भी है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 100 गीगावाट की लक्ष्य रखी है कि हम इसका उत्पादन करेंगे 100 गीगावाट की। तो कहीं ये किस रूप में किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 300 दिन, एक वर्ष में लगभग 300 दिन सौर यानी कि सूर्य की किरण मिलती है। तो कहीं हमारे देश के अंतर्गत में क्या सोलर एनर्जी की संभावनाएं बेहतर है यहाँ पर। अगला है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण का उपकरण उपयोग किया जाए, लेकिन उसका उपयोग कब किया जाएगा, जैसे मान लो वहां पर क्वांटिटी विशाल मात्रा में, विशाल एरिया में, तथा क्वालिटी भी होना चाहिए। मान लो कोई क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी है ही नहीं, तो वहां पर उसको नहीं कर पाए। लेकिन कुछ क्षेत्र में ऐसे भी होते हैं जहां पर दोनों चीज मौजूद है, यानी कि मात्रा गुणवत्ता का दोनों का सर्वेक्षण किया जाए, उसके बाद हम वहां पर उत्खनन करवाते हैं। अगला फिर है भंडारण संसाधन का। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, लेकिन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम भी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हम इसका क्या केवल भंडार के रूप में देखते हैं। यानी कि हम पहले बताए कि हमारे संसाधन का उपयोग तब तक नहीं हो पाएगी जब तक मानव संसाधन के साथ साथ ऐसे संसाधन का उपयोग तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक मानव संसाधन के साथ साथ टेक्नोलॉजी का विकास न हो पाए। नहीं तो क्या होगा, मानव संसाधन हमारे पास बहुत ज्यादा है, जनसंख्या हम दूसरे स्थान पर आते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में क्या कर पाते हैं, हमारा जो खनिज संसाधन है उसका उपयोग नहीं कर पाता है, तो वो केवल क्या होता है भंडार के रूप में माने जाते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारी विशाल विशाल नदी है, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नदी जो बहुत लंबे और चौड़े नदी के रूप में माने, जल की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जल की मात्रा होने के साथ साथ हम इसका ज्यादा उपयोगिता नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ कहीं कहीं बाढ़ की ज्यादा समस्या हो जाती है, तो दूसरी तरफ सुखाड़ की समस्या हो जाती है। लेकिन यही यदि जल की मात्रा को यदि इसका अच्छा प्रसार किया जाए, नदी जोड़ो अभियान एक आई है सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसका उपयोगिता इस रूप में किया जाएगा कि नदी का पानी हम कैसे इसका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी जल के द्वारा हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो टेक्नोलॉजी यदि रहे, हम बहुत सारे बेकार की जो संसाधन उसको उपयोग में ला सकते हैं। अगला है संचित कोष। ये कहीं कहीं भंडार से संबंधित ये भी है। इस प्रकार के संसाधन का उपयोग तकनीक के आधार पर किया जाता है। इसका उपयोग वर्तमान में प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन इसका फ्यूचर में यानी भविष्य से किए जाने की संभावना, हाँ जैसे उदाहरण में बताए थे, इसका कुछ साल पहले नहीं हो पाएगा था उतना जितना किए जाने की संभावना थी, लेकिन वर्तमान में इसका थोड़ा थोड़ा प्रचलन बढ़ी है। जैसे उदाहरण में कुछ पिछले साल के एक उदाहरण है, गंगा नदी के पानी वैसे क्षेत्र में दिए लाए जाएंगे जहां पर सुखाड़ की समस्या हो। तो कहीं इस तरह की सरकार की दृष्टि के साथ साथ आमजन में भी क्या है एक मैसेज है, चलो हम सुखाड़ की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो कहीं ये टेक्नोलॉजी विकसित होने के कारण हुआ है। अगला फिर है संसाधन का नियोजन। हमारे पास कई संसाधन तो होते ही हैं, लेकिन यदि संसाधन का अच्छा से उपयोगिता न किया जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती
आ जाएगी। और यही चुनौती आज कहने के हमारे सामने आई भी है कि एक तरफ यदि हम अपने देश के उदाहरण दें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां संसाधन में संपन्न माने जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण भी बताते हैं, झारखंड, एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर कोयला, खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन वही राजस्थान, गुजरात की बात किया जाए तो जल संसाधन उतना मात्रा में नहीं है। वही अरुणाचल प्रदेश की भी बात किया जाए, जल संसाधन विशाल मात्रा में है, लेकिन यदि लद्दाख की बात किया जाए तो वहां पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पर। तो कहेंगे इस तरह से कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जहां पर संसाधन का उपयोग कहीं ज्यादा भी है तो कहीं कम भी है, यानी एक रूप में संपन्न भी है, एक तरह से कहेंगे विपन्न के रूप में माने जाते हैं। तो कहेंगे इसका नियोजन बहुत मायने रखती है। इसका नियोजन किस रूप में करें, बहुत सारे आगे पढ़ेंगे कि संसाधन के नियोजन के रूप में हमारे पास देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, फिर मेधा पाटेकर, बहुत सारे पर्यावरणविद जो संसाधन के नियोजन के लिए सही डायरेक्शन और आंदोलन किए। तो किस रूप में इसको बेहतर किया जाए संसाधन के नियोजन के लिए, उसको हम आगे देखेंगे। फिर इसे देख रहे अभी संसाधनों का संरक्षण के रूप में। अगर इसका यदि सही से नियोजित न किया जाए तो कहीं कहीं इसका दुरुपयोग जब ज्यादा होंगे तो संरक्षण करना मुश्किल है, तब फिर वो संरक्षण की आवश्यकता पड़ जाती है। आज यदि देश विदेश या पूरा विश्व की यदि बात किया जाए तो सब जितने भी प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं बोले कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गई है, यानी कि हमारा जो मौसम की जो घटनाएं हैं असंतुलित हो चुकी है। तो कारण कहने से मुख्य ये कहा कि हम लोग संसाधन को जो एक लिमिट था उसको ज्यादा दोहन करेंगे। यही कारण है कि आज हर एक घटनाएं आपको मिलती होंगी। असंतुलित वर्षा होना, कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में भीषण आग लगी थी जंगल में, लगभग करोड़ों पशु पक्षी मारे गए हैं। फिर अमेरिका में भी चक्रवाती तूफान है, बहुत सारे अनेक घटनाएं ऐसी, जिसका मुख्य वजह यही है कि संसाधनों का विदोहन होने के कारण ही आज हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही है तो कहने गए हम लोग उसका इतना विदोहन कर लिए कि आज नौबत आगे का उसको संरक्षण करें। बहुत सारे महापुरुषों ने भी हमारे लिए वक्तव्य कुछ दिए, कहे तो समय कि हमारे पास जितनी आवश्यकता हो आवश्यकताएं के अनुरूप आप उसका दोहन कीजिए, लेकिन आप उससे ज्यादा स्टोर करिएगा तो थोड़ा सा कहेंगे समस्या वाली बात होती। हम लोगों ने इसी रूप में किया ज्यादा स्तर क्या किए, अपने पेट तो भगे भगे, उसके साथ साथ हम लोग पेट ही भगने लगे, यानी कि हम लोग ज्यादा मतलब कि उसको स्टोर करने लगे, संचित करने लगे। यही आज समस्या वाले रूप में आ गई है। अभी कुछ आंदोलन के बारे में बताते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका एक रूप था कि नर्मदा नदी का नाम है जो मध्य प्रदेश गुजरात के पास से गुजरती है। तो कहते नर्मदा नदी के पास एक बांध बन गया था, सरदार सरोवर बांध। तो कहते यहाँ पर बनने का मुख्य उद्देश्य था कि जो नदी का जो बांध बनेगा तो वहां पर बहुत सारे बिजली का प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग जल संसाधन सिंचाई के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे पर्यावरण का नुकसान बहुत ज्यादा था। इतना ज्यादा जितना बेनिफिट था उसे थोड़ा ही कम था कि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो गया था। यही कारण था यहाँ पर इसके लिए आंदोलन लाए गए मेधा पाटिल के द्वारा। लेकिन कहीं नहीं सरकार के लिए अपना मकसद था सब चीज कि हम लोग नुकसान को कम कैसे करें। तो नुकसान को कम करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर अपना प्रशासन के द्वारा कुछ कुछ और भी जो प्रोसेस था उसको कहने की कम करके फिर उस यहाँ पर बांध बनाया गया ताकि नुकसान कम से कम हो। फिर चिपको आंदोलन, हम ये कहेंगे ये उत्तराखंड से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, इसमें ये लगभग 1970-75 के आसपास की घटना है ये कि उस समय जंगल बहुत ज्यादा काटे जा गए थे, पेड़ पौधे इतने काटे जा गए थे
कि कहीं ना कहीं समस्या बहुत खतरनाक हो जाती। अब इसको कहीं संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ में ही चिपक जाते थे। तो कहीं इस रूप में लोग संरक्षण के रूप में पहले से करते आ गए थे। कुछ अब इसके वक्तव्य के रूप में देखते हैं। मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीक आने के कारण क्या हुआ, हमारा शोषणात्मक क्रियाकलाप ज्यादा हो गए। और यही सब ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, हमारा संसाधन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। आज जल की समस्या यदि देखा तो जल हमारे लिए पहले बहुत सारे बहुत जगहों पर उपलब्ध होते थे, तालाब होते थे, बहुत सारे नदियों में पानी रहते थे। आज तो तालाब बहुत कम, कुआं बहुत कम मिलेंगे, नदी में पानी बहुत कम मिलेंगे, जिसका हम लोग क्या करें, इतना भी दोहन कर लिए क्या जो संसाधन कहीं कहीं विकट की स्थिति में आ गई है। फिर है गवर्नमेंट इकोनॉमी, इसको बोला जाएगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अब डाकुओं का यहाँ पर कौन सा डाकू, यहाँ पर डाकू पाने का था हम लोग जो शोषण के रूप में उसको दोहन कर गए, यानी कि मानव तकनीक के माध्यम से, ठीक है, जो शोषणात्मक दोहन होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी। कुछ संसाधन के संरक्षण के संबंध में देखते हैं इसमें कि संरक्षण कब से शुरू किया जाएगा होगा। इसके लिए संरक्षण के संदर्भ पहले देखते हैं। एक संस्था का नाम था क्लब ऑफ रोम। इन्होंने वर्ष 1968 में संसाधन के संरक्षण में पहला आवाज उठाई थी। तो कहने के 1970 से संबंध में यानी लगभग 50 साल होने का है और उस समय संरक्षण पर फोकस किया जाएगा। फिर उसके बाद कुछ हमारे महापुरुषों की विचार जो इसे प्रकाशित किए गए थे। एक व्यक्ति का नाम है सुमशेर, इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे जिससे बहुत सारे वक्तव्य महात्मा गांधी से संदर्भ में इसे लिखे गए। इस पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ऐसे महात्मा गांधी के बहुत सारे दर्शन जिन्होंने मानव की छोटी छोटी आवश्यकताओं पर फोकस किए, जैसे स्वच्छता पर फोकस किए कि मानव की कैसे उत्थान किया जा सके, तो स्वच्छता में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरा है कि ये महात्मा गांधी हमारे बहुत बड़े बड़े कल कारखाने के विरोधी थे। भले उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कल कारखाने पर फोकस ज्यादा किए, लेकिन कहीं का नुकसान कहीं हमारे देश में भी ज्यादा हो रही है, जिसका कारण अभी भी संदर्भ में आते हैं। अब बहुत सारे लेखकों, बहुत सारे अच्छे विद्वानों ने महात्मा गांधी के जो आजकल 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले जो लिखे थे अपने पुस्तक में, आज कहीं उन्हीं को धारने के बाद किया जाएगा यहाँ पर। फिर एक और कमीशन है जो एक ब्रंटलैंड कमीशन के गठित किया गया था 1987 के आसपास। इन्होंने संसाधन के संरक्षण के संदर्भ में अपना सिफारिश की और साथ साथ एक और विकास की बात की, सतत विकास, यानी कि कोई भी देश अपना विकास तो करेगा ही, विकास के साथ साथ संसाधन को संरक्षण करने पर भी बल दिया। इन्होंने इस कमीशन को सिफारिश के आधार पर ही एक सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि हम पृथ्वी के बाद आगे कहने के क्या हमारा कहने के पूरा संसाधन पृथ्वी पर ही आधारित है। अब पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग एक सम्मेलन आयोजित किए। ये सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, जो 1992 में गठित हुआ था। इसमें प्रमुख मुद्दा में क्या उभरे, हमारा ग्लोबल वार्मिंग, जो आजकल हम लोग विशेष चर्चा के रूप में जानते हैं। वन संरक्षण, यानी कि हम लोग जो प्लांटेशन की बात करते हैं, हमारा वन बहुत कम मात्रा में लगा रही है, तो कहेंगे ये वन संरक्षण भी आवश्यकता है। जैव विविधता, बहुत सारे हमें जीव जंतु नुकसान हो रहे हैं, उसको कैसे संरक्षित किया जाए, तो इसके संदर्भ में भी किए गए। एजेंडा 21, अब इसको संरक्षण के लिए 21 प्रोग्राम की आवश्यकता है, वहां पर जारी किया गया। यानी कि एजेंडा 21 कहने यहाँ पर 21 पॉइंट ऐसे से लिए गए जो पृथ्वी से संबंधित, वन से संबंधित, जैव विविधता संबंधित इत्यादि इस रूप में किए गए, ताकि हम पृथ्वी को बचाने में सफल हो।
ठीक है, अगला एक और सम्मेलन हुए थे 1997 में, ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था। ऐसे प्रमुख जो गैस हैं जैसे CO2, CH4, N2O, HFC, फ्लोरोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड, जितने भी ये सब जहरीली गैस है, ये सब को कम करने के लिए क्योटो सम्मेलन को आयोजित किया गया, ताकि ये जितने भी हमारे वायुमंडल में गैस ये जहर के रूप में फैल गया है, तो कहीं ना कहीं मानव की विकृत अवस्थाएं जन्म ले गई है। और दूसरा कारण हमारा हेल्थ कहीं ना कहीं खराब हो गया है। तो कहीं हमारे हेल्थ और हमारे पर्यावरण, हमारे जीव जंतु, तो कहीं इसको संरक्षण के रूप में ये क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। लेकिन ये सब जितने भी आयोजन हुए ना उस समय से लेकर अभी तक भी बहुत सारे भी सम्मेलन होती है, लेकिन सम्मेलन में सभी की मंजूर भी होती है और सभी लोग मतलब यहाँ पर एक समझौता पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट नगण्य हो पाते हैं। आज यही नगण्य की वजह से हमारी ये समस्याएं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर अगले बार देखेंगे हम लोग इसी संसाधन को डिस्ट्रीब्यूट के रूप में देखेंगे, कौन कौन से पार्ट के रूप में देखेंगे। अगला बार हम देखेंगे कभी प्राकृतिक संसाधन के रूप में, कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से क्या है नहीं है, वो सब उसमें देखेंगे अगले बार। ठीक है।